सलाम वालेकुम। बेटा, जो भी टॉपिक्स आज तक पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमने, तो उन टॉपिक्स पे पहले एक्सरसाइज करते हैं हम। और आज जिस टॉपिक पे हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं दैट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स पे एक बेसिक सी, बिल्कुल सिंपल बेसिक एक्सरसाइज में आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से कैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आपको खाली प्रोसीजर दिखाऊंगा आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट। बाकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं वो आप खुद निकाल लेना। ठीक है, तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन ये करंट के टॉपिक पे है। एक वायर है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के थ्रू करंट पास हो रही है और करंट की इक्वेशन दी है 4 - 0.08 t। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास थ्रू दिस कंडक्टर इन 50 सेकेंड्स। एक कंडक्टर दिया है, इसके थ्रू करंट पास हो रही है, उस करंट की इक्वेशन दी है, हमको 50 सेकेंड में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, करंट दिया है तो चार्ज निकालो। कैसे बेटा, तो Q इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। आई होप ये इक्वेशन आपको पता होगी। बेसिकली जो आपकी इक्वेशन है ना, I इक्वल टू dQ/dt। ठीक है, तो ये dt यहाँ आ जाता है तो I dt बन जाता है। सो dQ, फिर आप दोनों साइड से इंटीग्रेशन करते हो, तो यहाँ से इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये कैंसिल होगा, तो Q का वैल्यू आएगा बेटा आपका I dt। ठीक है, तो यही इक्वेशन मैंने लिखी है। तो यहाँ इस इक्वेशन को यूज़ करके आप बेटा पहले टोटल चार्ज निकालो, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो पहले इस इक्वेशन को यूज़ करके टोटल चार्ज निकालो। सो Q विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I का वैल्यू ये दे दो, दैट इज़ 4 - 0.08 t dt, और लिमिट क्या आएगा बेटा 0 to 50, क्योंकि 50 सेकंड में 50 सेकंड में निकालना है ना आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैंने लिमिट दिया 0 to 50। ठीक है, इसके बाद बेटा इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो। इंटीग्रल को सॉल्व करके आपका Q का वैल्यू आएगा। इसके बाद आप क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यूज कर लो, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, टोटल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो फिर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q/E आएगा। Q का वैल्यू यहाँ से निकाला होगा ना आपने इंटीग्रेशन करके। ठीक है, आई होप कि इसकी इंटीग्रेशन आप कर पाओगे, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो डिवाइड कर लेना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपका वैल्यू आएगा, और इसका जो आंसर है दैट इज 6.25 × 10⁻20। ठीक है, तो बेटा ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से आप, अगर आपकी करंट दी होती है ना, तो करंट से आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो पहले चार्ज निकालते हैं, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। करंट दी है, इंटीग्रेशन करके चार्ज निकालो, और अगर चार्ज दिया है डिफरेंशिएशन करके करंट निकालो। सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस पे बेसिकली हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक सबस्टेंस है, इस सबस्टेंस का एरिया क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है और रेजिस्टिविटी ρ है, इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज ρL/A। डिटेल में मैंने आपको इसको पढ़ाया। फिर इसी के दो केसेस मैंने आपको पढ़ाया कि मैथमेटिकल दो केसेस, एक रेजिस्टेंस जो कंडक्टर की है, एक तो ये मटेरियल पे डिपेंड है, मतलब रेजिस्टिविटी कौन सा मटेरियल है सबस्टेंस का, और दूसरा डिपेंड है ये लेंथ एंड एरिया पे, मतलब डायमेंशंस पे। मैंने आपको बेटा कहा है कि अगर आप रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रखोगे, लेंथ और एरिया चेंज करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी जब तक आप मटेरियल सेम रखेंगे रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, अगर आप डायमेंशन चेंज करेंगे आपकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, पर रेजिस्टिविटी सेम रहती है। फिर मैंने आपको सिखाया कि बेटा लेंथ और एरिया चेंज करने के दो तरीके हैं, एक है इलॉन्गेशन कंप्रेशन मेथड, दूसरा है एडिशन डिलीशन मेथड। प्रीवियस लेक्चर को जो मैंने आपको पढ़ा है उसको देख लेना फिर से, तो आपको समझ आ जाएगा। तो अभी मैंने एक मेथड उसमें आपको पढ़ाया था कि बेटा अगर आप किसी भी कंडक्टर को इलॉन्गेट या कंप्रेस करते हो ना, उस कंडक्टर की लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो जाते हैं, पर उस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको उस कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे
तो आप इस इक्वेशन के बदले वो वाली इक्वेशन लिखो जिसमें आपका वॉल्यूम आ जाएगा, उससे आपके वो क्वेश्चंस फिर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मतलब अगर आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ और एरिया चेंज करोगे बाय इलोंगेशन, बाय कंप्रेशन, दैट इज बाय रिमोल्डिंग इट, बाय रिकास्टिंग इट इनटू अनदर शेप, ठीक है। मान लो आपके पास एक वायर है, ये मटेरियल है, ये 50 सेंटीमीटर का है, आपने इसको पिघला के फिर इलोंगेट किया और 10 मीटर की वायर बना दी। पहले इसकी लेंथ एक थी, अब इसकी लेंथ चेंज हो गई है, इसका वॉल्यूम जो है वो बेटा सेम रहेगा, इसका मटेरियल भी सेम रहेगा, वो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इनको आप वॉल्यूम वाली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम वाली इक्वेशन का मतलब है, देखो मैंने क्या बोला आपको, बेटा इस वायर का वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया इंटू लेंथ। वायर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस में आपकी लेंथ और एरिया आ जाता है। अब कोशिश कर लो कि इस रेजिस्टेंस की इक्वेशन में आप वॉल्यूम इंट्रोड्यूस कर लो। वॉल्यूम इंट्रोड्यूस करने के लिए या तो आपको लेंथ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या तो एरिया का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अगर आपने लेंथ के बदले आप एल के बदले या तो ए बाई वी बाई ए लिखना है, या तो आपको ए के बदले वी बाई एल लिखना है। जरा दे दो इसमें, एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी, रो ऐसे ही आएगा, एल के बदले आप वी बाई ए लिखोगे, ये वी बाई ए, एक और ए है तो ये वी बाई ए स्क्वायर बनेगा, ये एक इक्वेशन आपकी बनेगी अगर आप ए के बदले वी बाई एल इंट्रोड्यूस करोगे। तो रो ऐसे आएगा, एल ऐसे आएगा, डिवाइड ए के बदले वी बाई एल आएगा, वी बाई एल, एल ऊपर जाएगा, ये एल स्क्वायर बन जाएगा। ये दो इक्वेशंस बन जाएगी। यूजुअली जब भी आप किसी कंडक्टर को रिमोल्ड या रिकास्ट करते हो ना इनटू अनदर शेप, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और अगर आपको देखना है कि रेजिस्टेंस कितनी चेंज हुई, हम बेटा ये इक्वेशंस यूज करते हैं, पर प्रोवाइडेड कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने कि आपकी एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक वायर है आपकी, इसकी लेंथ एल है, इसकी रेडियस आर दी है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ओम, ठीक है, ये दिया हुआ है। और फिर कहता है इट इज रिकास्ट इनटू अ वायर ऑफ रेडियस आर बाई 2। अब इसी वायर को आपको रिकास्ट करना है, दूसरी शेप में लाना है, दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है, और उस वायर का जो रेडियस बनना चाहिए दैट शुड बी आर बाई 2। इट इज रिकास्ट इनटू अ वायर ऑफ रेडियस आर बाई 2, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। अब लेंथ कितनी चेंज होगी वो नहीं पता हमको, आपको रेजिस्टेंस निकालनी है कि इस वायर की रेजिस्टेंस अब कितनी होगी। ये वायर एक ही है, पहले इसकी लेंथ एल थी, रेडियस आर थी, और रेजिस्टेंस 100 थी। अब इसी वायर को आपने रिकास्ट किया है और अब इसका रेडियस बन गया आर बाई 2। अब आपको इसकी रेजिस्टेंस देखनी है कितनी बनेगी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे आप कौन सी इक्वेशन, अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट निकालना है ना, आपके पास दो मेथड है। अब देखो बेटा पहले मुझे बताओ इनिशियल रेजिस्टेंस R1, पहले रेजिस्टेंस किसके बराबर है। अगर आप ये वाली इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन यूज करोगे तो देखो कैसे करना है। एक मेथड ये है, आप पहले इसकी रेजिस्टेंस निकालो R1, इसके बराबर है रो एल बाई ए, ठीक। रो ऐसे, लेंथ दिया है एल और रेडियस है ना आर, तो एरिया के बदले पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब इसका वैल्यू दिया है 100 ओम, ठीक है। अब मुझे इसकी जो है इसकी रेजिस्टेंस बताओ, इसका नाम हम रखेंगे R2। अब इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम आएगी रो, क्योंकि रिकास्ट या रिमोल्ड करने से रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी ना, इलॉन्गेशन कंप्रेशन करने से रेजिस्टिविटी सेम रहती है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अब पहले इसकी लेंथ एल थी, अब कितनी लेंथ है वो हमको नहीं पता, लेट अस सपोज इसकी लेंथ बन रही है एल डैश, तो रेजिस्टेंस बनेगी रो एल डैश डिवाइडेड बाई एरिया। इसका एरिया कितना आएगा बेटा, एरिया इसके एरिया के बदले हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर। अब इसके एरिया के बदले क्या लिखेंगे, पाई, इसकी रेडियस है ना बेटा आर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 ऊपर आएगा, ये बनेगा 4 रो एल डैश डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा अगर ऑलरेडी आपका रो एल बाई पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, अब
इस इक्वेशन के वैल्यू को निकालने के लिए आपको एल डैश का वैल्यू निकालना है, और इस एल डैश के वैल्यू को निकालने के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि जो वॉल्यूम इस वायर का था वही इसका भी होगा। तो आप क्या लिखोगे, V1 विल बी इक्वल टू V2। इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम किसके बराबर होता है बेटा, एरिया इंटू लेंथ। सो A1 L1 पहली वायर का एरिया लेंथ विल बी इक्वल टू A2 L2। ठीक है, पहली वायर का रेडियस r, सो A1 के बदले पाई r स्क्वायर आएगा, लेंथ है L तो L लिखो। दूसरी वायर की रेडियस है r/2 तो पाई r/2 का होल स्क्वायर आएगा। लेंथ का नाम आपने रखा है L डैश तो L डैश लिखो। अब इस इक्वेशन से बेटा आप इसको सॉल्व कर लो, L डैश का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ L, तो आपका L डैश का वैल्यू 4L आएगा जब आप सॉल्व करोगे। दिखाई दे रहा है बेटा ये, शाबाश। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, डस्टर किधर है, शाबाश। तो यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका जो L डैश का वैल्यू है वो 4L आएगा। फिर इस L डैश का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो R2 का वैल्यू क्या आएगा बेटा आपका, 4 रो डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर। L डैश का वैल्यू 4L आएगा, तो 4 4 16 L, 16 रो L डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब रो L बाई पाई r स्क्वायर, रो L बाई पाई r स्क्वायर का वैल्यू है ना 100, तो ये बनेगा 16 इंटू 100, तो आपका आंसर 1600 निकलेगा, 1600। ठीक है, ये एक मेथड है। चलो बेटा, दिस इज वन मेथड कि अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ना जहाँ पे आपका इलॉन्गेशन और कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, आपको वायर को रिमोल्ड करना है, रिकास्ट करना है, फिर दूसरे शेप में लाना है एडिशन और डिलीशन के बगैर। ठीक है, आप इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो जो पैरामीटर दिया है उसको यूज कर लो, और जो नहीं दिया है उसको वॉल्यूम सेम करके इस इक्वेशन से निकालो और फिर ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के वैल्यू निकालो। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ना तो आप ऐसे कर लो इसको। मुझे बताओ बेटा, पहले वायर की लेंथ L थी, रेडियस R थी। अब इसकी जो रेडियस बन रही है ना वो बन रही है r/2। लेंथ कितनी है ये नहीं दिया है हमको, खाली रेजिस्टेंस, हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप फोकस कर लो खाली रेडियस पे। पहले रेडियस कितनी थी r, फिर कितनी बन रही है r/2। तो क्या दिया है वहां से, रेडियस, रेडियस का मतलब एरिया। तो आप वो वाली इक्वेशन यूज कर लो जिसमें एरिया आता है, जिसमें एरिया आता है। अगर आपकी लेंथ दी है ना, लेंथ, यहाँ भी लेंथ, यहाँ भी लेंथ, तो वो वाली इक्वेशन यूज कर लो जिसमें लेंथ दिया है। अगर आपकी रेडियस दी है, यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी, तो वो वाली इक्वेशन कर लो यूज जिसमें एरिया आता है। तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। इस इक्वेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के बदले पाई r स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। आप आई होप कि आपको ये समझ आता है। ठीक है, पाई स्क्वायर को छोड़ो, हमको कांस्टेंट के साथ लेना देना नहीं है, r स्क्वायर स्क्वायर इज r4। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स रेडियस। यही कॉन्सेप्ट यूज कर लो और आपका आंसर जल्दी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब जरा बेटा यही कॉन्सेप्ट दो केसेस के लिए यूज कर लो। आपका कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r4। दो केसेस के लिए इस इक्वेशन को बना लो, तो क्या बनेगा, r1 by r2 will be equal to r2 by r1 whole raised power 4, क्योंकि इनवर्स रिलेशन आनी चाहिए ना, इनवर्स रिलेशन दो केसेस के लिए। अब इसी इक्वेशन से वैल्यू निकालो। देखो, r1 का वैल्यू कितना है 100, तो यहाँ पे 100 दे दो, सब्स्टिट्यूट 100 डिवाइड r2 का वैल्यू निकालना है, दिस इज r2। इसका रेडियस, दूसरी वायर का रेडियस है ना बेटा r2, तो इस r2 के बदले आएगा r/2 डिवाइड, पहले कितना रेडियस था बेटा इसका r होल 4, ये r कैंसिल, 1/2 होल 4 बनेगा तो 1/16 बनेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बेटा r2 का जो वैल्यू आता है आपका वो आएगा 1600। इसका मतलब पहले इसकी रेडियस थी ना 100, इसकी रेडियस सॉरी इसकी रेजिस्टेंस पहले 100 थी, अब इसकी रेजिस्टेंस चेंज होके 1600 बन रही है, 1600। ठीक है, तो ये बेटा मैंने बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है,
देखो इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन दिया है। वी हैव अ क्वेश्चन कि a wire of resistance R is elongated n folds to make a new uniform wire. What will be the resistance of the new wire? एक क्वेश्चन दिया है कि आपके पास एक वायर है, इसकी जो लेंथ है वो हमको नहीं पता, इसकी रेजिस्टेंस मान लो R है, ठीक है। अब एग्जामिनर कहता है कि इसको इलोंगेट करना है और इसकी जो लेंथ बननी चाहिए ना, मान लो अगर इसकी पहले लेंथ थी L, अब इसकी लेंथ बननी चाहिए N टाइम्स L। फिर से देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, a wire of resistance R is elongated n folds, n times। पहले अगर लेंथ L थी तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी, n टाइम्स L, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस। अगर पहले इसकी रेजिस्टेंस R थी ना, बताओ इसकी रेजिस्टेंस अब कितनी होगी, आपको R डैश का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ R। यही कॉन्सेप्ट है, यही सेम प्रोसीजर है। देखो पर अभी यहाँ पे दिया है लेंथ, इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ। पहले लेंथ थी L, फाइनल लेंथ है NL, तो आप वो वाली इक्वेशन यूज कर लो जिसमें लेंथ आएगी। अभी जो मैंने इक्वेशन बताई आपको, बेसिक इक्वेशन है बेटा, रो L बाई ए, ये इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इलोंगेशन कंप्रेशन के टाइम पे ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लेंथ भी वैरी होता है, एरिया भी वैरी होता है। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम लाते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, रो को ऐसे ही रखेंगे, लेंथ को भी ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है ना, तो लेंथ आप रहने दो, एरिया के बदले आप लिखो वॉल्यूम डिवाइड बाई लेंथ, बिकॉज यू नो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो ये इक्वेशन बनेगी रो L आएगा ऊपर L स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यू कैन राइट दिस रेजिस्टेंस। अब बेटा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो ना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। बेटा असली हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पर उसके लिए कंडीशन है ना बेटा, एरिया एंड रेजिस्टिविटी शुड बी कांस्टेंट। अब अगर ये कांस्टेंट नहीं है, जो कांस्टेंट चीज है उसको इक्वेशन में लाते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो रहा है, क्या रहता है, दैट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है ना और एरिया और लेंथ चेंज होती है, तब आप कह सकते हो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, आप उसको देख लेना फिर से। अब दो केसेस के लिए देखो बेटा, दो केसेस के लिए क्या बनेगी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, इक्वेशन बनेगी R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। R1 पहले रेजिस्टेंस थी R, तो लिखो R, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है तो लिखो R डैश, R1 के बजाय R, R2 के बजाय R डैश, इक्वल टू पहले लेंथ थी बेटा कितनी L, फिर कितनी लेंथ हो रही है, फिर कितनी लेंथ बन रही है इसकी N टाइम्स L होल स्क्वायर। बेटा ये L कैंसिल, ये N स्क्वायर बनेगा, तो R डैश का वैल्यू बेटा कितना आएगा, R डैश विल बी इक्वल टू N स्क्वायर टाइम्स R। इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, इट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ N स्क्वायर। पहले इसकी रेजिस्टेंस R थी, अगर इसकी लेंथ N टाइम्स इंक्रीज हुई है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो N स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर पहले इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी रेजिस्टेंस अब बनेगी N स्क्वायर R, ठीक है बेटा। बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो आई होप कि एलोंगेशन और कंप्रेशन पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, उस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यही क्वेश्चंस बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं, और रिसेंटली 2017 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब बेटा देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, ये जेई एडवांस में आया था, पर बेसिक सा क्वेश्चन है, उतना एडवांस लेवल का नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप इस यही पे आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो बेटा क्वेश्चन ये है, बेसिकली आपके पास एक स्लैब है, दिस इज अ स्लैब, ये आपके पास एक सबस्टेंस है, तो इसकी थिकनेस वगैरह दी है ऐसे। डायग्राम अंडरस्टैंड कर पाओगे तो फिर इजी है ये, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये बेटा एक स्लैब दिया हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है L, ठीक है। और दो सरफेसेस, दो अपोजिट फेसेस को पॉलिश किया हुआ है, यहाँ से इस फेस में और इस फेस की पॉलिशिंग हुई है, ठीक है बेटा। और
इसकी जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस ये दी हुई है कि द थिकनेस इज टी, इसकी थिकनेस टी है बेटा। तो क्वेश्चन है, वी हैव टू, द एग्जामिनर इज आस्किंग कि द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस इज, हमको अपोजिट फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है इस स्लैब की, और ऑप्शंस में दिया है इज प्रोपोर्शनल टू एल, इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, डज नॉट डिपेंड अपॉन एल, ये क्वेश्चन दिया है। तो बेटा ये जो इसमें जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली यूज होता है ना, मैंने एक्चुअली आपको दिखाया था कि अगर आप कोई भी स्लैब लेंगे, कोई भी सबस्टेंस लेंगे, आपकी जो इक्वेशन है जो आप लिखते हो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया, मैंने आपको सिखाया है बेटा ये जो लेंथ है और एरिया है ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये लेंथ कौन सी लेनी है और एरिया कौन सा लेना है, ये बेसिकली बैटरी के कनेक्शंस डिसाइड करते हैं। अगर आप एक कनेक्शन इस फेस के साथ, दूसरा कनेक्शन इस फेस के साथ कनेक्ट करोगे ऐसे, तो लेंथ ऐसे आएगी और एरिया इस फेस का आएगा। और अगर आप एक कनेक्शन यहाँ से, दूसरा कनेक्शन यहाँ से उठाओगे तो लेंथ ये वाली आएगी और एरिया इस फेस का आएगा, जो मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जामिनर इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसकी जो रेजिस्टेंस है उसका रिलेशन लेंथ के साथ कैसा है। तो आपको मान लो अपोजिट फेसेस, बैटरी जो कनेक्ट की है ना, ये ऐसे की है बैटरी कनेक्ट। बेटा अगर ऐसे बैटरी कनेक्टेड होगी, अगर इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, इस सबस्टेंस की रेजिस्टिविटी मान लो रो है, ज़रा आप लेंथ कौन सी लोगे, लेंथ आएगी ना बेटा इस फेस से लेके इस फेस, क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में पास होगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस शेडेड वाले पोर्शन जो ये साइड है इसी का एरिया आएगा। ज़रा इसका एरिया कितना आएगा बेटा, इसका जो एरिया है, हर एक साइड की जो लेंथ है वो यहाँ पे दी है एल, ये भी लेंथ एल है, ये साइड भी लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, इसकी खाली थिकनेस दी है टी। ठीक है, ज़रा इसकी रेजिस्टेंस की इक्वेशन मुझे लिख के दो बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली इसमें देखना है एग्जामिनर को कि ये जो इक्वेशन है ना, बेसिकली रो इक्वल टू, सॉरी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एग्जामिनर को चेक करना है कि ये लेंथ और एरिया किस हद तक इसने अंडरस्टैंड किया हुआ है। बताओ मुझे इसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी, आर विल बी इक्वल टू, अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो रो लिखो, लेंथ कौन सी लेंगे बेटा, अपोजिट फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है ना, तो ये लेंथ लिखोगे आप, ये लेंथ कितनी है बेटा एल, तो लेंथ आएगी एल डिवाइड, एरिया कितना आएगा बेटा, एरिया लेना है ना, अगर ये लेंथ है तो इसके परपेंडिकुलर में जो क्रॉस सेक्शन आएगा उसी का एरिया लेना है, इसके परपेंडिकुलर में ये वाला फेस आता है ना, शेडेड वाला फेस, इसका कितना एरिया आएगा, इसकी थिकनेस टी है और लेंथ एल है, तो इसका एरिया आएगा ना एल इंटू टी, तो एरिया के बदले आप लिखेंगे एल इंटू टी, ये एल एल कैंसल। तो आप मुझे बताओ बेटा क्या इस इक्वेशन, रेजिस्टेंस की इक्वेशन में लेंथ बची, नहीं बचा ना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्लैब इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल, ये एल पे डिपेंड है ही नहीं, फिर किस पे डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, जितना ज़्यादा थिकनेस होगी इस स्लैब की उतनी इसकी रेजिस्टेंस बेटा कम होगी। ठीक है, so this question was all about the concept of length and area of cross section। बेटा इसी इक्वेशन पे एक और क्वेश्चन है हमारा, जो हमारी इक्वेशन है आर इज रो एल बाई ए। तो याद रखेंगे बेटा, तो हम लिखते हैं अगर हमारी एक वायर है और इस वायर की रेडियस आर है और लेंथ एल है, तो इस एरिया के बदले हम लिख सकते हैं ना दैट रो इज एल बाई ए के बदले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में मुझे बताओ कांस्टेंट कौन कौन सा है, अगर मटेरियल सेम है तो रो भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो आप कह सकते हो ना बेटा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन पे, इस कॉन्सेप्ट पे कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे आया हुआ है कि हमारे पास 4 वायर्स है, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, वायर नंबर 4। आपको बताना है कि इन 4 वायर्स में से किसकी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और हर एक के डायमेंशन दिए। पहली वायर की लेंथ L है और इसका रेडियस है R,
दूसरी वायर की लेंथ 2L है और रेडियस है R/2। तीसरी वायर की लेंथ है L/2 और रेडियस है 2R। चौथे वायर की लेंथ है 2L और रेडियस है बेटा R। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस वायर का सबसे ज़्यादा, किस वायर की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। अगर हर एक वायर सेम मटेरियल की बनी है तो हर एक वायर का रेजिस्टिविटी सेम होगा, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, पाई तो कांस्टेंट है ही, तो रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड है फिर, लेंथ और रेडियस पे। तो इसका मतलब जिस वायर का L/R² का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसी की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L/R² इन ईच केस। हर एक केस में आप L/R² का वैल्यू निकालो। जिसका L/R² का वैल्यू ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा। ज़रा इसमें L/R² का वैल्यू क्या आएगा, लेंथ L रेडियस R, तो L/R² ही आएगा। ज़रा इसमें निकालो बेटा, लेंथ है 2L, तो 2L रेडियस है R/2 का, तो R/2 का मतलब R/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हमको वैल्यू निकालना है लेंथ, ऊपर लिखनी है लेंथ कितनी है, तो लिखा मैंने 2L। नीचे लिखना है मुझे रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है R/2, मैंने R/2 का होल स्क्वायर लिखा। इसको सॉल्व कर लो, 2 स्क्वायर इज 4, 4 जब ऊपर आएगा तो ये बनेगा 8L/R²। इसी तरह इसका वैल्यू निकालो, ऊपर लिखो लेंथ तो L/2 आएगा, नीचे लिखो रेडियस का स्क्वायर तो 2R का होल स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा बेटा 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 ज़ा 8, ये बनेगा L/8R। ठीक है, इसी तरह इसका वैल्यू निकालो, ऊपर लिखो लेंथ 2L, नीचे लिखो रेडियस का स्क्वायर R²। बताओ सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आता है बेटा, इसका ऑप्शन बी का, इसका मतलब ऑप्शन बी की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व जब करना होगा तो आपको L अलग से नहीं, L और R अलग अलग नहीं, इनको एक ही इक्वेशन में देखना है। जहाँ पे L/R² का वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा वहीं पे आपकी रेजिस्टेंस बेटा सबसे ज़्यादा